गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नीरी स्टडी में। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की, और डेट तो आपको याद रहनी चाहिए, आज है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे और आपको इसका रिवीजन करना है और नोट्स बनाना है। दो काम आपके लिए है और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहना है। सो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से भारत की पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक, जिनका नाम है डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, उनको उनके कौन से वे जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये पहली वो महिला थी जिन्होंने भारत में चिकित्सा से संबंधित स्नातक की डिग्री ली थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इनका नाम उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसी कोई पहली महिला थी जिन्होंने ये चिकित्सक की स्नातक डिग्री हासिल की थी। तो ये जो है 160वां जन्मदिन था इनका, जिसके अवसर पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है गूगल के द्वारा। तो डूडल बना करके, मतलब कुछ एनिमेटेड कर करके यहाँ पर गूगल के द्वारा इनको श्रद्धांजलि दी गई है। इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली ये मतलब कोई ऐसी पहली महिला जिसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली बार प्रवेश भी लिया था, और उसके साथ साथ 1886 में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त भी की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कादम्बिनी गांगुली, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने प्राग ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है मंगरबानी पहाड़ी जंगल गुफा चित्रों की खोज की है। ये किस राज्य में स्थित है। सबसे पहली बात, ये उन छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये यूपी से संबंधित है। यूपी के आसपास का एरिया भी इसमें कवर होता है। इसके साथ साथ में ये हरियाणा से भी संबंधित है। तो यहाँ पर लेकिन मोस्टली जो आंसर हमें देना है वो हरियाणा से देना है, पर ये क्वेश्चन यूपी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जो एरिया कवर हो रहा है वो यूपी का भी कवर हो रहा है। तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने प्राग ऐतिहासिक स्थल मंगरबानी पहाड़ी जंगल में गुफा चित्रों की खोज की है, और ये जो है ये मेनली बिलोंग करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में भी फरीदाबाद के आसपास का क्षेत्र, यूपी का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। तो आपको याद रखना है हरियाणा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए। इससे अगर हम जानना चाहें तो इसमें बताया गया है कि खोजकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक इस स्थल पर प्राग ऐतिहासिक निवास की तिथि लगभग 1 लाख यहाँ पर बताई गई है, 1 लाख से 15,000 वर्ष पूर्व की हो सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं को यहाँ 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक निवास संबंधी प्रमाण भी मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, ये उत्तर प्रदेश तक आई थी, उसके बाद आर्यों का हमें देखने को मिला भारत में अस्तित्व। तो ये सारी की सारी जो आप कह सकते हैं सभ्यताएं हैं, ये धीरे धीरे भारत में विकसित हुई। तो यहाँ पर इनके साक्ष्य भी आज हमें गुफाओं में बनी चित्रों के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ये खोजी गई है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मंगरबानी हरियाणा फरीदाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर भारत के जयनगर से लेकर के कुर्था के बीच में एक रेलगाड़ी चलाई गई है और उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको बताना है ये कुर्था जो है वो कहाँ पर पड़ता है। तो कुर्था जो है वो नेपाल में पड़ता है। तो भारत और नेपाल के मध्य ये ट्रेन का संचालन किया गया है और उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 34.5 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। जयनगर से स्टार्ट होकर के कुर्था तक जाता है। कुर्था नेपाल में स्थित है और जयनगर भारत में स्थित है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का परिचालन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर जिसका नाम है लिंगलोंग 1 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये लिंगलोंग 1 नामक एक अपना छोटा वाणिज्यिक मॉड्यूल मतलब रिएक्टर बना रहा है यहाँ पर। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो चाइना के द्वारा ये बनाया जा रहा है। चाइना इसका राइट आंसर है। तो चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यहाँ पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर जिसका नाम है लिंगलोंग 1, इसका निर्माण कार्य किसने शुरू किया है, हाल ही में चाइना ने शुरू किया है। चाइना
जो कि अभी यहाँ पर एक नए नए वायरस की हमें यहाँ पर पहचान देखने को मिलती रहती है। अभी एक कुछ बंदर में पाया गया एक वायरस है जिसकी वजह से किसी की मृत्यु भी हुई है। तो यहाँ पर उस मामले में पहली मानव मृत्यु देखी गई है। तो चाइना मतलब पता नहीं पृथ्वी को बर्बाद करने पे ही तुला हुआ है। तरह तरह के इसके प्रयोग जो हैं वो मानव के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना जैसे कंट्रीज़ को बैन लगा देना चाहिए कि इनके यहाँ जो परमाणु संयंत्र हैं, ये जो भी ये लोग तरह तरह के नए नए विकासात्मक कार्य जो कि मानव के लिए बहुत हानिकारक हैं, उनको ये बंद करें। ऐसा इसके ऊपर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अमेरिकी सीनेट की श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया है। तो इनका नाम है सीमा नंदा। सीमा नंदा इनका नाम है जिनको कि अमेरिका में सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है और कहाँ की हैं, भारतीय मूल की हैं। तो भारतीय मूल के आपको बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इस बार अमेरिका में यहाँ पर संसद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बाइडेन की सरकार बनी है उसके बाद कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है जो कि भारतीय मूल की हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन पर भारतीयों को यहाँ पर ये पद के कार्यभार सौंपे गए हैं। तो यहाँ पर सॉलिसिटर नियुक्त की गई है सीमा नंदा इनका नाम हो जाता है। अमेरिका सीनेट के श्रम विभाग में ये सॉलिसिटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसके विषय की बात करें, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ये इसका इस बार का विषय था। अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। यह दिवस वर्ष 1998 में रोम घोषणा को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जो रोम की घोषणा थी जो स्वीकार की गई थी 1998 की ये बात है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कान फिल्म फेस्टिवल से। कान फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर भी जो अच्छी अच्छी फिल्म्स होती हैं उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपको देखने को मिलता है बहुत सारे भारतीय जो हैं इस समारोह में शामिल भी होते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार कोरोना ज़्यादा चल रहा था, तो शायद अभी तक मुझे नहीं पता कि इसमें कोई भारतीय गया है या नहीं गया है। वरना भारत की जो हीरो हीरोइन वगैरह इसमें ऐश्वर्या राय भी जा चुकी हैं। पिछली बार हिना खान गई थी जो कि टीवी एक्ट्रेस भी हैं और साथ साथ में एक आध फिल्म भी बनाई है, तो वो पिछली बार गई थी। इसके बारे में अगर हम बात करें, कान फिल्म समारोह, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कॉलेब लैंड्री जोन्स इनको मिला है। और इनको किस फिल्म के लिए मिला है यह आपको बताना है। तो कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कॉलेब लैंड्री जोन्स ने जीता है, जो कि जीता है इनकी फिल्म नाइट्रम के लिए। तो कॉलेब लैंड्री जोन्स की जो फिल्म थी वो थी नाइट्रम। नाइट्रम में ये हीरो थे जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। इसके बारे में थोड़ा आप जानिए कि कौन कौन से पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है वो थोड़ा सा पढ़िए। तो सबसे पहले टाइटन जो फ्रेंच भाषा की फिल्म है, इसने पाल्मे डी मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर पाल्मे डी इसको बोला जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है उसको नाम दिया गया है पाल्मे डी। तो इसका पुरस्कार टाइटन फिल्म ने जीता है। लेओस कैरेक्स ने पॉप ओपेरा एनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कॉलेब लैंड्री जोन्स ने नाइट्रम के लिए जीता है। और इसके साथ साथ हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये पुरस्कार जीता है द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए नॉर्वेजियन रेनेट रिंसवे को मिला है। तो ये इनका नाम है रेनेट रिंसवे जो कि नॉर्वे की हैं और इनकी फिल्म का नाम था द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कांस फिल्म फेस्टिवल आपको रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि ये नाम थोड़े से यूनिक होते हैं, तो इन नामों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर आपको फिल्म मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, सिर्फ निर्देशक, फिल्म और अभिनेता अभिनेत्री, इतनी चीज़ें तो याद करनी ही पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हाल ही में शतरंज की स्पार्क सेन ट्रॉफी 2021 में विजेता विश्वनाथन आनंद रहे। आपको बताना है कि ये शतरंज की स्पार्क सेन ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित की गई है।
तो आपके लिए जो प्रश्न है वो है कि स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ, जिसके विजेता जो थे वो विश्वनाथन आनंद रहे हैं। तो ये जो ट्रॉफी थी ये जर्मनी में आयोजित हुई है। जर्मनी में ये स्पार्क्सन ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, जिसके विजेता विश्वनाथन आनंद रहे हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिल्वर स्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री जीती है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये एक कार रेस है जो कि जीती गई है। सिल्वर स्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री किसके द्वारा जीती गई है। तो बहुत ही फेमस, जिन्होंने लगातार मतलब आप कह सकते हैं इस साल की 3 ट्रॉफी इन्हीं के नाम रही हैं और इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। क्या नाम हो जाता है, लुइस हैमिल्टन इनका नाम है, और जिन्होंने फिर से एक कार रेस की प्रतियोगिता जीत ली है। तो कार रेस की जो प्रतियोगिता होती है इनको फार्मूला 1 रेस बोला जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि फार्मूला 1 रेस होती है, बहुत तेज़ कार की रेसिंग होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विजेता बने हैं वो लुइस हैमिल्टन बने हैं। 2 ही विजेता अधिकतर बनते हैं, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टैपेन। तो फिलहाल 3 बार इस बार ये जीत चुके थे, 3 प्रतियोगिताएं। अब ये इनकी चौथी, सिल्वर स्टोन इनकी चौथी प्रतियोगिता है इस वर्ष की। तो लुइस हैमिल्टन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तानी की है और ये भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो क्या वो महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर शिखर धवन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है शिखर धवन। यहाँ पर जो श्रीलंका में मैच हो रहा है उसकी कप्तानी शिखर धवन के द्वारा की जा रही है और इन्होंने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये कप्तानी कर रहे हैं सबसे ज़्यादा उम्र में, 35 वर्ष इनकी आयु है, और जिन्होंने इनसे पहले कप्तानी की थी उनकी आयु थी 34 वर्ष। तो इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो 37 वर्ष पुराना मोहिंदर अमरनाथ का इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है। 37 वर्ष पहले मोहिंदर अमरनाथ ने 34 वर्ष की आयु में क्रिकेट की कप्तानी की थी। तो ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज कप्तान बन गए थे, लेकिन इसके बाद अब इन्होंने 35 वर्ष में कप्तानी करके इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी एयरपोर्ट्स के नए सीईओ कौन बने हैं। अडानी एयरपोर्ट से आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि भारत में जब कोई भी एयरपोर्ट सही से संचालित नहीं होता है तो हम उठा के अडानी एयरपोर्ट्स को दे देते हैं कि भाई निजी हाथों में दे दिया है, तुम कार्यभार संभालो। लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी है कि जो चीज़ संचालित नहीं हो रही है उसे सही समय पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाए जो कि इसका संचालन सही ढंग से कर सके। इससे सुविधाएँ तो कम से कम मुहैया होंगी, क्योंकि बीएसएनएल के साथ सरकार ये बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। बीएसएनएल जब थोड़ी ठीक स्थिति में चल रही थी, आपको याद होगा कि सबसे पहले बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी थी जो कि भारत में सारा मोबाइल का ये जो डेटा है, फ़ोन, लैंडलाइंस, इन सभी का काम देखती थी। लेकिन इसके पास क्या था, इसके पास काम में देरी बहुत थी। ये जानबूझ के सिग्नल्स को डाउन करती थी, जिसकी वजह से लोगों को समस्या होती थी, लोग बार बार ऑफिस के चक्कर लगाते थे। तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा के लिए जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां आना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हमें देखने को मिला कि ये जो बीएसएनएल थी एकदम ठप हो गई। तो इसका नाम लोगों ने रख दिया था कि भाई साहब नहीं लगेगा, क्योंकि फ़ोन लोग लगाते थे और फ़ोन लगता ही नहीं था, लाइनें व्यस्त ही रहती थी। तो बीएसएनएल को सही टाइम पर सरकार किसी प्राइवेट हाथों में या निजी हाथों में दे ही नहीं पाई, और अब वो इतनी घाटे में चली गई कि वहाँ के कर्मचारियों को पैसा देने तक के लिए सरकार मतलब कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अब वो कंपनी कोई नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पिट चुकी है कि अब उसे कोई क्यों खरीदेगा जब वो कंपनी इतनी बेकार हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब कंपनी थोड़ी लग रहा है कि संचालन सही ढंग से नहीं कर पाएगी और अभी भी ये उठ सकती है, तभी उसको किसी निजी हाथों में दे देना ज़्यादा बेहतर होता है। और सरकार ये गलती एक बार कर चुकी है, तो शायद अब भविष्य में वो गलती दोबारा ना दोहराए। तो यहाँ पर अडानी एयरपोर्ट्स को बहुत सारे एयरपोर्ट्स का संचालन सौंपा गया। लखनऊ एयरपोर्ट हो जाता है, बनारस एयरपोर्ट हो जाता है, और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है अडानी एयरपोर्ट जो है उसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो इनका नाम है आर.के. जैक। आर.के. जैक को बना दिया गया है अडानी एयरपोर्ट्स का नया सीईओ, और ये जो जगह लेंगे वो लेंगे बेहनाद जंदी की, इनकी ये जगह लेंगे, और आर.के. जैक इनका नाम है, बेहनाद जंदी का स्थान लेंगे। तो अडानी एयरपोर्ट्स के नए सीईओ बन गए हैं आर.के. जैक। तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।